हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 25 दिनों से हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां मैं स्क्रीन पर रखता हूं, 2 बार अच्छी तरह से पढ़ता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और बाद में क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहां मैं स्क्रीन पर रखता हूं और आपको गैस करना होता है कि सही आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो यह वीडियो एक बार आप लास्ट तक देखें तो सही, हमारे दीवाने हो जाएंगे, यानी कि हमारी चैनल के आप दोस्तों दीवाने हो जाएंगे। ओके, चलो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन को याद कर ले। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को। कब? 17 मार्च 1948 को आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। और दोस्तों, सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 174 यानी कि 174। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों, 2022 में यह वर्तमान में महासचिव है दक्षिण कोरिया के किटक लिम। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले वक्त में यानी कि 2025-28 में यह वर्तमान जो महासचिव है किटक लिम, उसका स्थान कोई और व्यक्ति ले सकता है। और इसीलिए यह इंफॉर्मेशन आपको अपडेट कर लेनी चाहिए। समझ में आ गया? एक बार फिर से पढ़ लो। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंग्लिश में पूरा नाम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को। और दोस्तों, हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 174। और 2022 में यानी कि वर्तमान में यह संस्थान के महासचिव कौन है? किटक लिम। और वो कहां से है? दक्षिण कोरिया से है। याद रख लिया? ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दोस्तों, उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। 2 बार इंफॉर्मेशन पढ़ी, आपने याद रख लिया है। तो चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़े और गैस करें कि सही आंसर क्या बनेगा। चलो पढ़ो। आईएमओ का पूर्ण स्वरूप इंटरनेशनल मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला सेंटेंस सही या गलत? यदि आपका ध्यान स्क्रीन पर था तो आपको पता चल गया कि यह सेंटेंस गलत है। कहां पर गलत है? यहां मीटीरियोलॉजिकल नहीं बल्कि मैरीटाइम शब्द है। तो यहां आईएमओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि यहां पर लिखा गया है मीटीरियोलॉजी, यानी कि यह कथन गलत है। आईएमओ का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही। आईएमओ के वर्तमान महासचिव किटक लिम है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आपका यह क्वेश्चन का आंसर सही हुआ या गलत? सही। ओके, वेल डन। चलो आगे बात करें। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में आईएमओ कहा जाता है, जिसकी ऑफिशियल लोगो भी इमेज में आप देख सकते हैं। यह आईएमओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है। क्या? यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। क्या? आईएमओ जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत एजेंसी है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष संस्था है
जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। IMO की पहली बैठक इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्षों पश्चात यानी कि वर्ष 1959 में हुई थी। यहाँ कुछ नई बातें सामने आई। वर्तमान में हेडक्वार्टर स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, लेकिन दोस्तों स्थापना कहां पर हुई थी? तो देखो, यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। और IMO की पहली बैठक दोस्तों स्थापना के लगभग 10 वर्षों पश्चात यानी कि वर्ष 1959 में हुई थी। और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के कुल 174 सदस्य तथा 3 एसोसिएट सदस्य है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। और यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है। दोस्तों IMO का क्या महत्व है वो हमें यहाँ बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु यह जो संस्था है वो उत्तरदायी है। एक बार फिर से पढ़ो यहाँ से, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। और IMO की पहली बैठक दोस्तों इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्षों के पश्चात यानी कि 1959 में हुई थी। और वर्तमान में IMO के कुल 174 सदस्य और 3 एसोसिएट सदस्य है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। IMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिर्फ 2 सेंटेंस दिए हैं और हमें पता लगाना है कौन सा कथन सही है। चलो पढ़ो। IMO संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष संस्था है। पहला सेंटेंस सही या गलत? सही, ओके। IMO की पहली बैठक वर्ष 1948 में हुई थी। दोस्तों 1948 में IMO की स्थापना हुई। कब? 17 मार्च 1948 को। लेकिन 10 वर्षों के पश्चात यानी कि 1959 में IMO की पहली बैठक आयोजित हुई। तो यह कथन गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 1 नंबर का कथन सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आपके दोनों क्वेश्चन सही या गलत? सही। वेल डन। आपका ध्यान यहाँ 100% है क्योंकि मुझे पता चल गया क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चन सही हुए। चलो आगे बात करें। तो शिपिंग वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय उद्योग है और इसे केवल तभी प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है जब नियमों और मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही IMO के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद है। दोस्तों यह IMO की एक दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि लिमिटेशन है क्योंकि IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही IMO के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र भी मौजूद है। यानी कि यह IMO की एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन। IMO का मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष एवं प्रभावी हो तथा जिसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया व लागू किया जा सके। एक बार फिर से देखो यहां से कि शिपिंग वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय उद्योग है। इसे केवल तभी प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है जब नियमों और मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। लेकिन IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही IMO के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र भी मौजूद है।
आईएमओ का मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष एवं प्रभावी हो तथा जिसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया व लागू किया जा सके। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो पहला सेंटेंस। आईएमओ का मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए नियामक ढांचा तैयार करना है। यह कथन सही या गलत? सही, ओके। आईएमओ के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु तंत्र मौजूद है। दूसरे नंबर का सेंटेंस सही या गलत? गलत है, क्योंकि आईएमओ के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं है। मैंने आपको दिखाया, यहां पर पढ़ो। कहां पर? यहां पर, ये देखो। आईएमओ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही आईएमओ के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद है। यानी कि आईएमओ के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं है। तो दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। ओके, समझ में आया? वेल डन। और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, तो यह कथन सही। तो हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ओके, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली की अब बात करें। क्या? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली की अब बात करते हैं। तो संगठन में एक सामान्य सभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख समितियों के कार्य में सहयोग के लिए संगठन में कई उप समितियां भी है। दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना में क्या क्या शामिल है? एक तो सामान्य सभा, परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। और इसके अतिरिक्त प्रमुख समितियों के कार्य में सहयोग के लिए संगठन में कई उप समितियां भी है। और दोस्तों, यहां हम क्रमिक रूप से सामान्य सभा, बाद में परिषद और बाद में 5 मुख्य समितियों की बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली, संगठन में एक सामान्य सभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख समितियों के कार्य में सहयोग के लिए संगठन में कई उप समितियां भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य सभा की। सामान्य सभा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च शासनिक निकाय है। यह याद रख लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च शासनिक निकाय कौन सा है? तो याद रखना सामान्य सभा। ओके, और इसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सत्र का आयोजन किया जाता है। क्या दोस्तों? यह सामान्य सभा का सत्र 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, किंतु यदि आवश्यकता हो तो एक असाधारण सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली, संगठन में एक सामान्य सभा, एक परिषद और 5 मुख्य समितियां हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख समितियों के कार्य में सहयोग के लिए संगठन में कई उप समितियां हैं। सबसे पहले हमने बात की सामान्य सभा की। तो सामान्य सभा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च शासनिक निकाय, इसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सत्र आयोजित किया जाता है, किंतु यदि आवश्यकता हो तो एक असाधारण सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। सामान्य सभा के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो सामान्य सभा मुख्य रूप से संगठन के कार्यक्रम को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और संगठन की वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, यह सामान्य सभा का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या? तो यह सामान्य सभा मुख्य रूप से संगठन के कार्यक्रम को मंजूरी देने का काम करती है, बजट पर मतदान करती है और संगठन की वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए यह सामान्य सभा उत्तरदायी है। और सामान्य सभा संगठन के परिषद का भी चुनाव करती है। क्या? यह सामान्य सभा संगठन के परिषद का भी चुनाव करती है। तो चलिए, सामान्य सभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर कि आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। सामान्य सभा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का सर्वोच्च शासनिक निकाय है। पहला सेंटेंस सही या गलत? सही, ओके। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सामान्य सभा सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार
सामान्य सभा सत्र का आयोजन किया जाता है, यह कथन भी सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, सामान्य सभा के बाद परिषद की बात करें तो परिषद को सामान्य सभा के प्रत्येक नियमित सत्र के पश्चात 2 वर्षों के लिए सामान्य सभा द्वारा ही चुना जाता है। और परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है, यह याद रख लीजिए कि यह परिषद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारी अंग है और संगठन के कार्य की देखरेख के लिए यह जिम्मेदार होती है। क्या? यह परिषद संगठन के कार्य की देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है। एक बार फिर से पढ़ो, परिषद को सामान्य सभा के प्रत्येक नियमित सत्र के पश्चात 2 वर्षों के लिए सामान्य सभा द्वारा ही चुना जाता है और परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है और संगठन के कार्य की देखरेख के लिए जिम्मेदार होती है। परिषद के कार्य की बात करें तो सामान्य सभा के 2 सत्रों के मध्य परिषद सामान्य सभा के सभी कार्य करती है। हालांकि सम्मेलन के अनुच्छेद 15J के तहत सामुद्रिक सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम पर सरकारों को सिफारिशें करने का कार्य सामान्य सभा के पास सुरक्षित रखा गया है। एक बार फिर से पढ़ो कि परिषद का कार्य क्या है, तो सामान्य सभा के 2 सत्रों के मध्य परिषद सामान्य सभा के सभी कार्य करती है। हालांकि सम्मेलन के अनुच्छेद 15J के तहत सामुद्रिक सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम पर सरकारों को सिफारिशें करने का कार्य सामान्य सभा के पास सुरक्षित रखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस पढ़ो, सामान्य सभा आईएमओ का कार्यकारी अंग है। सही या गलत? आप सोचने लगेंगे, कंफ्यूजन हो गया ना? तो दोस्तों याद रखो, सामान्य सभा नहीं बल्कि परिषद, क्या परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है। यानी कि मतलब पहला सेंटेंस गलत हो गया। और परिषद संगठन की वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होती है। परिषद यहां गलत, क्योंकि यहां सामान्य सभा, क्या सामान्य सभा संगठन की वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इनमें से एक भी कथन सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ओके आगे बात करें तो परिषद संगठन के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है। क्या? यह परिषद संगठन के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है और सामान्य सभा की मंजूरी के साथ महासचिव की नियुक्ति का कार्य भी परिषद द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों यह परिषद का कार्य है और परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं जिन्हें ए, बी तथा सी श्रेणी में बांटा जाता है। क्या दोस्तों? परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें ए, बी तथा सी श्रेणी में कैटेगरी में बांटा जाता है। तो हमारा भारत देश कौन सी कैटेगरी में आता है वो हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से परिषद के कार्य के बारे में पढ़ लो कि परिषद संगठन के विभिन्न अंगों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करती है। सामान्य सभा की मंजूरी के साथ महासचिव की नियुक्ति का कार्य भी परिषद द्वारा ही किया जाता है और परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं जिन्हें ए, बी तथा सी कैटेगरी में बांटा जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, महासचिव की नियुक्ति का कार्य आईएमओ की परिषद द्वारा किया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। यहां पर मैंने आपको बताया कि सामान्य सभा की मंजूरी के साथ महासचिव की नियुक्ति का कार्य भी परिषद द्वारा ही किया जाता है, तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। आईएमओ के वर्तमान महासचिव हावलिन झाओ है। तो दोस्तों यहां कुछ गलत लिखा गया है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही आईएमओ के वर्तमान महासचिव का नाम बताया। आपने याद रख लिया है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईएमओ के वर्तमान महासचिव कौन है। लेकिन यह हावलिन झाओ कौन है? दोस्तों कल मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? इंटरनेशनल
टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के वर्तमान महासचिव है हावलिन झाओ। ओके, तो यह कथन गलत हो गया। IMO की परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे IMO की समितियों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि IMO में एक सामान्य सभा, बाद में परिषद और 5 समितियां होती है। तो यह 5 समितियां कौन कौन सी? समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानूनी समिति, तकनीकी सहयोग समिति, सुविधा समिति। एक बार फिर से पढ़ लो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की 5 समितियां, समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानूनी समिति, तकनीकी सहयोग समिति और सुविधा समिति। और दोस्तों यहां से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो संगठन की ये समितियां मुख्य रूप से नीतियां बनाने और विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और नियमों तथा दिशा निर्देशों को पूरा करने का कार्य करती है। क्या दोस्तों, यह समितियां मुख्य रूप से नीतियां बनाने और विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और नियमों तथा दिशा निर्देशों को पूरा करने का कार्य यह 5 समितियां करती है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो निम्न में से किस संगठन में समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति और कानूनी समिति बनाई जाती है? तो 5 समितियों में से यहां 3 समितियों का मैंने जिक्र किया है। ऐसी समितियां कौन से संगठन में होती है? तो हम किस संगठन की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। यह संगठन में ऐसी 3 समितियां, इसके अलावा और 2 समितियां, कुल मिलाकर 5 समितियां होती है। एक बार फिर से यहां देख लो, यहां पर IMO की 5 समितियां, समुद्री सुरक्षा समिति, समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति, कानूनी समिति, तकनीकी सहयोग समिति और सुविधा समिति। ओके, और दोस्तों यह समितियों का कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से नीतियां बनाने और विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और नियमों तथा दिशा निर्देशों को पूरा करने का कार्य यह समितियां करती है। यह क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया। आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और भारत, यानी कि भारत और यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसे रिलेशन है? और दोस्तों IMO में हमारा भारत का दोस्तों कितना प्रतिनिधित्व है, मतलब हम इस संगठन के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं वो समझने वाली बात है। देखो, भारत वर्ष 1959 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ था। दोस्तों स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को IMO की स्थापना हुई। लेकिन भारत यह संगठन में कब शामिल हुआ? 1959 में। और वर्तमान में भारत संगठन की परिषद के सदस्यों की श्रेणी B में आता है। यह याद रख लीजिए कि हमारा भारत देश है वो यह संगठन की परिषद के सदस्यों की कैटेगरी B में आता है। एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि भारत की बात आई इसीलिए हमें याद रख लेना चाहिए कि भारत वर्ष 1959 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ और वर्तमान में भारत संगठन की परिषद के सदस्यों की कैटेगरी B में आता है। तो यहां सबसे पहले यह हम जानकारी प्राप्त करें कि ए कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं, बी कैटेगरी में हमारा भारत आता है, इसके अलावा और कौन कौन से देश आते हैं, और सी कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों ए कैटेगरी में तो इसमें वे देश शामिल हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसा कि चीन, इटली, जापान और नॉर्वे। यह दोस्तों ए कैटेगरी वाले कंट्री है। एक बार फिर से देखो कि ए कैटेगरी में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो इसमें वे देश शामिल होते हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसा कि चीन, इटली, जापान और नॉर्वे आदि। तो बी कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं? हमारा भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील आदि। तो इसमें वे देश शामिल हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है। क्या दोस्तों? बी कैटेगरी में वे देश शामिल हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है, जैसा कि भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो सी कैटेगरी में वे देश आते हैं जिनका समुद्री व्यापार और नेविगेशन से विशेष हित जुड़ा हुआ है,
जैसा कि बेल्जियम, चिली, साइप्रस और डेनमार्क इत्यादि। एक बार फिर से पढ़ो कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से देश। तो एक कैटेगरी में वे देश शामिल होते हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसा कि चीन, इटली, जापान और नॉर्वे। तो बी कैटेगरी में वे देश शामिल हैं जिनका सबसे अधिक हित अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है, जैसा कि भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो सी कैटेगरी में वे देश शामिल हैं जिनका समुद्री व्यापार और नेविगेशन से विशेष हित जुड़ा हुआ है, जैसा कि बेल्जियम, चिली, साइप्रस और डेनमार्क। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। IMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता करें। पहला सेंटेंस, भारत वर्ष 1948 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ था। भारत 1948 में नहीं, 1959 में। कब? भारत 1959 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ, तो यह कथन गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस, वर्तमान में भारत संगठन की परिषद के सदस्यों की श्रेणी बी में आता है। जी हां, 3 कैटेगरियों में हमारा भारत देश बी कैटेगरी में आता है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही, मतलब आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए IMO में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। क्या? कि अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए IMO में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। और लंदन स्थित IMO के मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है। क्या? लंदन स्थित IMO का हेडक्वार्टर, वहां पर भारत का स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है। भारत के विपरीत विकसित राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में वर्चस्व देखा जाता है। अधिकतर यूरोपीय देश अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए अपने प्रस्तावों को एक समान रूप से आगे बढ़ाते हैं। वहीं लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रों ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लंदन स्थित IMO के मुख्यालय में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। लेकिन भारत का यह स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है। एक बार फिर से पढ़ो कि अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए IMO में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। लंदन स्थित IMO के मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है। भारत के विपरीत विकसित राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में वर्चस्व देखा जाता है। अधिकतर यूरोपीय देश अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए अपने प्रस्तावों को एक समान रूप से आगे बढ़ाते हैं। वहीं लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रों ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए लंदन स्थित IMO के मुख्यालय में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। IMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। चलो पढ़ो। IMO में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही। IMO में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अपर्याप्त रही है। और IMO के मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि पद बीते 25 वर्षों से रिक्त है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो IMO ने समुद्री डाकुओं की उपस्थिति के आधार पर हिंद महासागर में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों यानी कि हाई रिस्क एरियाज का सीमांकन किया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की मौजूदगी के बावजूद अब अरब सागर और भारत के लगभग पूरे दक्षिण पश्चिमी तट को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। यह भारत के जो समुद्री व्यापार है इनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। हुआ क्या कि IMO ने समुद्री डाकुओं की उपस्थिति के आधार पर हिंद महासागर में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों यानी कि हाई रिस्क एरियाज का सीमांकन किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की मौजूदगी के बावजूद अरब सागर और भारत के लगभग पूरे दक्षिण पश्चिमी तट को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। वैश्विक स्तर पर शिपिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में भारत की नाम मात्र की उपस्थिति और हस्तक्षेप भारत के समुद्री हितों को प्रभावित कर रहा है। क्या? या वैश्विक स्तर पर शिपिंग को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित
यह IMO में भारत की नाम मात्र की उपस्थिति और हस्तक्षेप भारत के समुद्री हितों को प्रभावित कर रहा है। आगे दोस्तों बात करें तो MARPOL या मार्पोल। मार्पोल क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के तत्वाधान में की गई एक प्रमुख पर्यावरण संधि है। क्या यह मार्पोल एक प्रमुख पर्यावरण संधि है? सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में यह नई सीमा जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मार्पोल का एक हिस्सा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मार्पोल पर्यावरण संधि का संबंध निम्न में से किस संगठन से है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कि मार्पोल नामक एक पर्यावरण संधि जिसका संबंध है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और मैंने आपको दोस्तों WTO से जुड़ा हुआ भी वीडियो प्रोवाइड किया है, WMO से जुड़ा हुआ भी वीडियो प्रोवाइड किया है और UNDP यानी कि तकरीबन 25 से अधिक संगठनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ शायद हमारा यह 27वां अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? हमारे भारत देश में नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल मैरीटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 5 अप्रैल को। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जो भी यह संगठन के बारे में मैंने बात की वो आपके दिमाग में बैठ गई, अच्छी तरह बैठ गई, वेल डन। तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दे, बाद में वीडियो को क्विट करें। ओके, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।